हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और सीधा विदेशी बाजार के संकेत, उसके बाद एक एक कर कोरोना के आंकड़े क्या कह रहे हैं, साथ ही आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ब्रोकरेज किरदार पर कौन से शेयर्स है, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का हाल जान लेते हैं। 15,616 के स्तर पर एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल हम ट्रेड देख रहे हैं। सपाट रेंज में कामकाज फिलहाल एशियाई बाजार में शुरुआती तौर पर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि हांगकांग के बाजार यहाँ पर 29,414 के लेवल्स पर करीब 53 अंकों की बिकवाली दिखाते हुए आप देखेंगे। वहीं डाउ फ्यूचर्स और निक्केई में भी सुस्ती का हाल देखने को मिल रहा है। 300 अंकों के शुरुआती उछाल के बाद करीब 50 अंक ऊपर बंद होने में बीती रात डाउ कामयाब रहा। एसएनपी 3 दिनों की तेजी जो देखने को मिल रही थी, वहां पर ब्रेक लगा है। कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि विदेशी बाजार में प्ले आउट कर रहे हैं, कहां पर नजर रखनी है, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत लग रहे हैं, हल्की सी आपको नरमी आती हुई दिख रही है। वैसे तो कोई कुछ बड़े मूवमेंट्स नहीं होते हुए दिख रहे हैं इस समय। देखते हैं आगे जाकर मोमेंटम पिकअप होता है कि नहीं। एसजीएक्स निफ्टी एकदम सपाट है, डाउ फ्यूचर्स भी लगभग सपाट ही कारोबार कर रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी कुछ बड़ा बदलाव नहीं है और एशिया में भी अभी तक आप ठीक ठाक ही एक्शन देख रहे हैं। पर बड़ी खबर है, कच्चे तेल को लेकर ओपेक की कल हुई है बैठक और उत्पादन बढ़ाने पर सहमति हो गई है। अप्रैल से ही इन्होंने कहा था कि जो इनके प्रोडक्शन कट्स थे उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा और उसी दिशा में ओपेक इस समय मूव करते हुए दिख रहा है। धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाया जाएगा। जून के महीने में कोई उत्पादन नहीं बढ़ाया जाएगा, बट जुलाई से 4.5 लाख बैरल पर डे का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ये खबरों के हिसाब से एक्चुअल फिगर अभी सामने नहीं आया है। ईरान से भी जो सप्लाई आने वाला है, अगर यूएस ईरान के बीच फिर से डील हो जाती है तो वहां से ओपेक को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो मजबूत मांग देख रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है और इसलिए हमने देखा कि कच्चे तेल में दमदार एक्शन पिछले कुछ दिनों से होते हुए दिखा है और ओपेक की बैठक के बाद भी लगभग 3% का उछाल दिखा। इंट्राडे में $71 के पार आपको ब्रेंट जाते हुए दिखा। WTI की बात करें तो $68 के ऊपर ट्रेड कर रहा है 2 साल की ऊंचाई पर, क्योंकि ओपेक का भरोसा है कि आगे डिमांड की जो रिकवरी हुई है वो चलती रहेगी। इसलिए वो सप्लाई भी बढ़ा रहे हैं, ईरान का भी सप्लाई आ जाएगा, फिर भी उन्हें लग रहा है कि डिमांड काफी अच्छी रहेगी और इसलिए आप देख रहे हैं कि काफी मजबूती बनी हुई है तेल के दामों में। अगर इक्विटीज के एक्शन की बात करें तो एक दिन की छुट्टी के बाद कल अमेरिकी बाजार खुलते हुए दिखे। डाउ फ्यूचर्स जब भारतीय बाजार बंद हुए तो तब लगभग 250 पॉइंट्स ऊपर थे, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो सुस्ती के साथ जरूर बंद हुए। शुरुआती घंटे में पॉजिटिव एक्शन देखा आपने अमेरिकी बाजारों में, 300 पॉइंट्स ऊपर खुला था डाउ, पर उसके बाद ही बिकवाली आ गई और सिर्फ 50 अंकों की मामूली बढ़त के साथ डाउ बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक पर हल्की सी आपने गिरावट देखी है। कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं होते हुए दिखा। ओपेक और ऑयल में मूवमेंट की वजह से एनर्जी शेयर्स में खरीदारी थी, थोड़े बैंक शेयर्स ने भी आपको आउट परफॉर्म करते हुए देखा है। साथ ही इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स में एक्शन लगातार बना हुआ है, स्पेशली जो एयरलाइन और क्रूज स्टॉक्स हैं, क्योंकि यूएस में इस समय ट्रैवल सीजन है और डिमांड काफी अच्छी दिख रही है वहां पर। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी खरीदारी दिखी। रसल 2000 1% ऊपर ही था। बॉन्ड यील्ड पर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होते हुए दिखे, तो थोड़ा कंसोलिडेशन का दे था इंडेक्स लेवल पर ढेरों स्टॉक्स यूएस में भी आपने एक्शन में आते हुए देखे हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर आधे से 1% की तेजी रही, तो अच्छा एक्शन वहां पर भी था। सोने में हल्की सी बिकवाली हुई है ऊपरी स्तरों से, पर $1900 के करीब ही गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में होल्ड कर रहा है और डॉलर में हमने कल एक अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा है। बिल्कुल, तो चलिए विदेशी बाजार के संकेत काफी कुछ है जो कि फोकस में रहेगा, लेकिन कोरोना के ताजा आंकड़े दीपांशु, लगातार हम यहाँ गिरावट देख रहे हैं, क्या नई ताजा खबर आई है? बिल्कुल, और राहत वाली ही बात है। हम देखते हैं यूजुअली मंडे ट्यूसडे को ज्यादा गिरावट होती है, फिर वेडनेसडे से मामले उछल कर आते हैं, बट अगर आप देखें तो कल के मुकाबले सिर्फ आपको 7,000 नए मामले और बढ़कर दिखे हैं। तो 1,26,000 कल सुबह हम बात कर रहे थे, उसके मुकाबले 1,33,000 नए मामले सामने आते हुए दिखे हैं, जो वेडनेसडे के लिए उतना खराब फिगर नहीं है अगर आप मंडे और ट्यूसडे के डिप को काउंट करें। 3,200 लोगों की मौत हुई है, पर उसके सामने हमने देखा कि 2.25 लाख से ज्यादा लोग कल ठीक भी होते हुए दिखे हैं, तो वो एक अच्छा आंकड़ा है। कुल एक्टिव मामले भारत में अब
अब 18 लाख से कम आते हुए दिखे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा राहत का संकेत है। केरल में 20,000 से कम नए मामले आए, कर्नाटका में 15,000 से कम मामले रहे और यूपी में तो सिर्फ 1200 नए मामले आते हुए दिखे। तो बड़े राज्यों से मामले लगातार घटते हुए दिख रहे हैं और ये भी एक अच्छी ही बात है। ब्लैक फंगस, इसके इलाज के लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट आया है। इसके इस्तेमाल में हर दवाई के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। स्पेशली जो एम्फेटेरिन बी का इंजेक्शन है, इसके एक्सपोर्ट पर इमीडिएट बेसिस पर रोक लगा दी गई है ताकि भारत में जो केसेस हैं उनको उनसे ज़्यादा इफेक्टिवली डील किया जा सके। साथ ही विदेशी वैक्सीन को लेकर सरकार से बड़ी राहत आई है। अगर ये वैक्सीन वैसी हैं जो ऑलरेडी यूएस FDA, यूके, WHO या बड़े देशों की जो एजेंसीज हैं उन्होंने पास कर दी है, तो फिर भारत में इसके नए ट्रायल की जरूरत नहीं है, जो एक ब्रिज ट्रायल कहते हैं। भारत में वो ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ी एजेंसीज इन वैक्सीन को ऑलरेडी मंजूरी दे सकती हैं तो इनका इस्तेमाल भारत में भी किया जा सकता है। साथ ही अगर ऑलरेडी उन बड़े देशों में इन बैचेस की भी टेस्टिंग हो गई है वैक्सीन बनाने के बाद, तो भारत में भी उसकी फ्रेश टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो इसके जरिए और ज्यादा तेजी से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कर पाएंगी और उसके प्रोक्योरमेंट में डिले नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हमें बताने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत और साथ ही कोरोना के आंकड़ों में आई यहाँ पर जो गिरावट है इसके बारे में आपने जाना, लेकिन संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है कल के ट्रेडिंग सेशन में वो अब देख लीजिए। 450 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में FIs की तरफ से आती हुई दिखी है। वहीं कैश मार्केट में DIs करीब 230 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं और वायदा बाजार में FIs की 1559 करोड़ की बिकवाली है। तो क्लियरली महज DIs की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े आए हैं। इसके अलावा कैश मार्केट और वायदा बाजार में FIs की बिकवाली के आंकड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम संकेतों को समझते हुए आज फिर भारतीय बाजार पर आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जान लेते हैं। हमारे स्पेशल सेगमेंट का रुख करते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से विश यू मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, और हमारी बेस्ट विशेस की आज का दिन और आने वाला साल आपके लिए बहुत ही खुशहाली भरा, हेल्दी एंड वेल्दी रहे। सर आज के लिए ट्रेडिंग रेंज बताएं प्लीज। थैंक यू मानसी, आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हैं जो मुझे पूरा साल वैसे हर रोज खुश रखते हैं, तो मेरी खुशी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फैमिली मेंबर्स के साथ आप सब लोगों का भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका विशेष के लिए। जहाँ तक बाजार का सवाल है, थोड़ी सुस्ती का माहौल है। बहुत ज्यादा ट्रिगर्स नहीं है, न तेजी के हैं न मंदी के हैं, और अमेरिकी बाजारों में थोड़ा सुस्ती का माहौल है। पूरे ग्लोबल मार्केट्स एक्चुअली अच्छे खासे एक्शन के बाद अब थोड़ा रेंज बाउंड होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है वैसा ही माहौल कुछ आपको भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलेगा कि एक अच्छी तेजी हमने एक तरफा देख ली 1200 पॉइंट की निफ्टी पर, और अब थोड़ा सा यहाँ वक्त बिताने की कोशिश करेंगे जहाँ पर जो कमजोर ट्रेडर्स हैं थोड़ी उनकी पोजीशन हल्की होगी। लेकिन अभी भी ट्रेंड में कहीं कोई बदलाव है नहीं, ये मजबूती की तरफ ही है। FIs के आंकड़े भी मिले जुले हैं। कुल मिलाकर आप बाजार को एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे ट्रेड करते हुए देखेंगे, और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जब बाजार आते हैं तो वहां पर खरीदारी करने के आपके लिए मौके होंगे। वो रेंज जो है जहां पर मजबूत सपोर्ट है बाजार को 15,400 से 15,500 के बीच में, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 15,650, 15,700 ये हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है, वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,900, 35,100 तुरंत एकदम मजबूत सपोर्ट है, और इसके नीचे 34,600, 34,700 तो बहुत ही, मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं मानते कि 34,500 से लेकर 35,000 के बीच में बैंक निफ्टी पर बहुत मजबूत सपोर्ट है। और जैसे जैसे हम 36,000 की तरफ बढ़ते हैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती दिख रही है। तो आज के लिए ऊपरी रेंज जो है बैंक निफ्टी के लिए 35,600, 35,700 के आसपास है। इसके पार निकलने पर ही बड़ी तेजी बनेगी। लेकिन अभी तक जो संकेत है उसके हिसाब से कहीं कोई बहुत खास डरने घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये है कि एक तरफा तेजी के बाद बाजार थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन, कंसोलिडेशन दिखा सकते हैं। 200-300 पॉइंट की रेंज में निफ्टी थोड़े दिन काम कर सकता है और उसके बाद अपनी आगे की चाल तय करेगा। जी
बिल्कुल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। 15,400 से 15,500 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन, 15,650 से 15,700 इसे आप ऊपरी रेंज के तौर पर निफ्टी के लिए मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए 34,500 से 36,000 इस दायरे में यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखेगा और ये पूरा एक रेंज में कामकाज होता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि आज के सत्र में हम देखिए करेक्शन भी देखने को मिले, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए ऊपरी रेंज की अगर बात करें 35,600 से 35,700 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज, जिस पर आपको ध्यान रखना होगा। तो क्लियरली ये स्ट्रैटेजी आप नोट डाउन कीजिए और आज के दिन में जितने भी स्ट्रैटेजीज, जितने भी लेवल्स हम आपको बता रहे हैं उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे, ये सब कुछ जान लेते हैं दीपांशु से ही। दीपांशु बताएं। नतीजों पर अगर नजर डालें तो वैसे नतीजों का सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, पर आज वायदा बाजार से 3 कंपनीज पर नजर रहेगी। मदरसन सुमी, पीवीआर और मुथूट फाइनेंस, तीनों ही नंबर्स मार्केट आवर्स में आ जाने चाहिए। साथ ही एमटीआर टेक्नोलॉजीज, एनआरबी बेरिंग्स, पनेशिया बायो, रत्नामनी जैसे स्टॉक्स कैश मार्केट से फोकस में रहेंगे। एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है, फ्राइडे को आएगी आरबीआई पॉलिसी, वहां पर रखिए नजर। कैबिनेट की अहम बैठक है आज सुबह 11 बजे। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स का राइट इशू आज बंद होगा और साथ ही आईओबी की प्रेफरेंशियल इशू के माध्यम से सरकार से 4100 करोड़ जुटाने की बोर्ड बैठक है। पोस्ट मार्केट नंबर्स देखें तो आईटीसी वैसे तो नंबर्स ठीक रहे, थोड़े अनुमान से बेहतर ही थे, पर कामकाजी तौर पर उतने अच्छे नहीं थे जितना शायद बाजार को चाहिए था। आय में हमने 22% की बढ़त देखी है। अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो यहां पर भी 7.5% की बढ़त हुई है, पर मार्जिन्स 38.4% से गिरकर 33.6% के आए हैं और मुनाफा भी थोड़ा सुस्त रहा है। 1-1.5% की गिरावट आपने मुनाफे में देखी है, हालांकि अनुमान से बेहतर आया है मुनाफे का फिगर। 5.75 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने। 11 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट है। सिगरेट वॉल्यूम्स का अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग 8% की सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, जो अनुमान मुताबिक ही थी। हमारा अनुमान 8 से 10% की सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ का था। गुजरात गैस की बात करें तो यहां पर भी मार्जिन्स और मुनाफा दोनों ही अनुमान से कम रहे हैं, हालांकि आय अनुमान से बेहतर रही है। 21% बढ़कर आय आपकी 3430 करोड़ के आसपास आई है। हमारा 3200 करोड़ का अनुमान था। कामकाजी मुनाफा 10% फिसल कर आया है और अनुमान से भी काफी कमजोर रहा है। मार्जिन्स अगर आप देखें तो 21.7% से घटकर 16.2% रहे हैं और मुनाफे में भी 10.5% की गिरावट रही है। माफ कीजिएगा, 350 करोड़ का मुनाफा है। हमारा अनुमान 390 करोड़ का था। तो कमजोर नतीजे हैं और अनुमान से खराब नतीजे हैं गुजरात गैस के। यहां पर सीएनजी वॉल्यूम्स 11% बढ़े हैं तिमाही दर तिमाही, वहीं इंडस्ट्रियल वॉल्यूम्स में 5% की आपने बढ़त देखी है। साथ ही जीएसपीएल के अमृतसर और भटिंडा के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को स्लम सेल बेसिस पर कंपनी खरीद रही है 163 करोड़ में। जीएसपीएल ऑफ कोर्स कंपनी का ऑलरेडी प्रमोटर है। कैश मार्केट से देखें तो सिर्फ एक ही नतीजे है, इमामी पेपर मिल्स घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। आय में आपने 10% का उछाल देखा है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 3 गुना बढ़कर आया है, 22 करोड़ से बढ़कर 67 करोड़। मार्जिन 6% से बढ़कर 16% और 31 करोड़ के घाटे के सामने 44 करोड़ का आपको मुनाफा आते हुए दिखा है। ऑटो सेल्स आ रहे थे, हीरो मोटोकॉर्प थोड़े अनुमान से कमजोर रहे। 1.83 लाख यूनिट की बिक्री हुई है 3.72 लाख यूनिट्स के मुकाबले। मंथ ऑन मंथ एस्टिमेट देखें, हमारा अनुमान 2,10,000 यूनिट्स का था और उन्होंने कई जगह पर अपने ऑपरेशंस रोके थे अप्रैल और मई के महीने में, जिसका भी थोड़ा इंपैक्ट बनते हुए दिखा है। आइशर मोटर्स में रॉयल एनफील्ड के आंकड़े आए और मंथ ऑन मंथ देखें तो लगभग 37,300 बाइक्स की बिक्री हुई है। हमारा अनुमान 33,000 का था, तो वहां पर भी आपने गिरावट ही देखी है और कमजोर नंबर्स रहे। एनएमडीसी प्रोडक्शन आयरन ओर के सेल्स और प्रोडक्शन का डेटा आया है। सेल्स हमने देखा है साल दर साल देखें 2.3 मिलियन टन से बढ़कर 2.8 मिलियन टन की रही हैं और सेल्स की भी बात करें तो 2.55 मिलियन टन से बढ़कर 3.3 मिलियन टन से रही हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने हॉट रोल और कोल्ड रोल स्टील्स के दामों में बढ़त करी है। एचआरसी के दाम 3150 रुपए पर टन बढ़ाए गए हैं, वहीं सीआरसी के दाम 4900 रुपीज पर टन से बढ़ाए गए हैं। और फाइनली इन्फोसिस इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में सेबी का आदेश है। 8 लोगों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें इन्फोसिस के भी 2 कर्मचारी शामिल हैं। ये पिछले साल के नतीजे बाजार में डिक्लेयर करने से पहले ट्रेडिंग एक्शन को लेकर मामला आया था। कंपनी का बयान आया है इस पर कि उन्होंने भी एक इंटरनल जांच ऑर्डर करी है इस मामले को देखने के लिए।
बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। चलिए ऑप्शंस की दमदार रणनीति अब जान लेते हैं। हमारे खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने कौन सी रणनीति सुझाई है, आइए देखें। के अंदर अडानी पोर्ट के अंदर आप 800 की कॉल जो करीब 39 रुपए पे बंद हुई है वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 33 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 50 रुपए। और कोफोर्ज जो 3589 रुपए पे बंद हुआ है वो भी ऊपर था और ये करीब कम ऊपर था, करीब 1.6%। यहाँ पर 3600 की कॉल ली जा सकती है 174 रुपए पे और स्टॉप लॉस रहेगा 140 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 252। ठीक है, तो शर्मा जी की तरफ से अदानी पोर्ट और कोफोर्ज दोनों पर खरीदारी की राय। अदानी पोर्ट 800 की कॉल खरीदने की राय, 50 का टारगेट, 33 का स्टॉप लॉस। कोफोर्ज 3600 की कॉल खरीदने की राय, 252 की टारगेट, 140 का स्टॉप लॉस। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स एक्सिस सिक्योरिटीज से शुरुआत करूंगी। अदानी पोर्ट, यहां पर एक्सिस सिक्योरिटीज भी बुलिश है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 830 के टारगेट्स को मानकर चले, 785 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आरती इंडस्ट्रीज खरीदारी की राय, 1750 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 1685 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। चॉइस ब्रोकिंग मानता है कि मैक्स हेल्थ केयर में खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर अगर खरीदारी करते हैं 245 के टारगेट्स को मानकर चले, 220 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग अदानी पोर्ट और अपोलो हॉस्पिटल पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। अदानी पोर्ट 820 820 के टारगेट्स को मानकर चले, 786 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं अपोलो हॉस्पिटल 30,350 3350 के टारगेट्स को मानकर चले, 3180 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। अदानी पोर्ट्स पर काफी ब्रोकरेज बुलिश यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ट्रेडिंग कॉल्स भी काफी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है और साथ ही हमने देखा शर्मा जी की तरफ से भी ऑप्शन की रणनीति में अदानी पोर्ट जरूर रहा। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ हमारी एनालिस्ट टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए भारतीय बाजार का सेटअप कैसा लग रहा है और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी खरीदारी का ही सलाह देना चाहिए। मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही मेरा खरीदारी का ही सलाह है। निफ्टी को मैं ये कहूंगी कि जब तक निफ्टी 15,550 15,530 के ऊपर है तब तक कोई खतरा नहीं है, उसी रेंज के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 15,500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 15,620 का पहला टारगेट, 650 का दूसरा टारगेट के लिए निफ्टी जो खरीद कर चलने का सलाह होगा। बैंक निफ्टी के लिए जैसे मैं ये कहूँ कि 35,000 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है तब तक खरीदने का सलाह है। 34,850 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट रहेगा 35,500 से 35,900। ये दोनों इंडेक्स मुझे खरीदारी ही करने का सलाह देना है और ये जो लेवल्स मैंने दिए सारे स्पॉट लेवल्स हैं। हाँ, सवाल मेरे स्टॉक कॉल्स के तो मैं 2 स्मॉल कैप मिड कैप में ही बेट करूंगी आज के दिन के लिए। इंडिया ग्लाइकोल्स कल के सेशन में अच्छा खरीदारी देखने को मिला था, इसमें 500 के आसपास क्लोजिंग भी आई थी तो उसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। 488 का स्टॉप लॉस के साथ 524 का पहला टारगेट, 532 का दूसरा टारगेट के लिए इंडिया ग्लाइकोल्स को खरीद कर चलने का सलाह होगा। JSW एनर्जी मेरा दूसरा स्टॉक होगा जो कल अच्छा मोमेंटम दिखाया था, डे हाई के आसपास बर्न किया था। 120 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 136 का पहला टारगेट, 140 का दूसरा टारगेट। तो ये दोनों स्टॉक में मैं आज खरीदारी करने का ही सलाह दे रही हूँ मानसी। ओके सिमी जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो क्लियरली इंडिया ग्लाइकॉल्स यहाँ पर 524 पहला टारगेट, 532 दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। 488 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं JSW एनर्जी पर भी खरीदारी की राय है। सिमी जी का मानना है 136 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद 140 तक भी जाने का दम है इस स्टॉक में। 120 का स्टॉप लॉस लगाकर JSW एनर्जी पर भी खरीदारी करी जा सकती है। चलिए, इक्विटी मार्केट्स तो आपने जान लिया, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स पर बातचीत करने के लिए आनंद राठी से हमारे एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। हम देख रहे हैं करीब 300 रुपए की बढ़त सोने के दाम में और चांदी में 400 रुपए की तेजी है। आउट परफॉर्मेंस चांदी दिखा रहा है। जी गुड मॉर्निंग। आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमने चांदी में ये ब्रेकआउट देखा था कल के मार्केट में, सेंटीमेंट यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। मैन्युफैक्चरिंग PMI भी जो हर एक कंट्री के आए थे, स्पेशली US, यूरोजोन एंड चाइना, काफी एनकरेजिंग नंबर्स आए थे। तो हमने उसके लगातार देखा है कि चांदी में 70,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है और कल के मार्केट में हमने अच्छा सा एक बाइंग भी देखा था। सो विल कंटिन्यू विद द सेम मोमेंटम। सिल्वर जुलाई बाय अराउंड 72,100, 71,900 स्टॉप लॉस एंड 72,500 इज टारगेट।
ऑलराइट, तो सिल्वर पर जिगर की तरफ से हाँ पहली कॉल आती हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा ओपेक प्लस के धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाने पर सहमति से कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कुछ हाल करीब $71 के पास ट्रेड हम देख चुके हैं ब्रेंट क्रूड में। क्या लगता है घरेलू बाजार पर क्या रणनीति अपनाई जाए? ऑयल में एक पॉजिटिव चीज ये है कि ओपेक की ही कमेटी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो पिछले साल में जो सप्लाई ग्लट की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो ऑलमोस्ट अभी खत्म हो गई है एंड इनफैक्ट बाय दिसंबर मार्केट में डेफिसिट बढ़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट के पीछे हमने देखा था ऑल्दो ओपेक ने ये बोला है कि दे विल इंक्रीज प्रोडक्शन ग्रेजुअली, सेंटीमेंट पॉजिटिव थे। सो आई थिंक आज भी मार्केट में पॉजिटिव अंडरटोन ही रहना चाहिए। सो क्रूड ऑयल June by around 42.90, 48.80 is stop loss and 5,000 is target on the MCX. ओके, तो क्लियरली ये रहा है फिलहाल कच्चे तेल पर पॉजिटिव मोमेंटम आज भी देखने को मिल सकता है। घरेलू बाजार में खरीदारी के मौके अब भी बनते हुए दिखेंगे। बेस मेटल्स पर जिगर आपका नजरिया क्या है? हम देख रहे हैं काफी उतार चढ़ाव के बीच तमाम बेस मेटल्स में ट्रेड है, पर्टिकुलरली कॉपर करंट लेवल्स को देखते हुए क्या किया जाए? मानसी, कॉपर में अभी भी फंडामेंटल पॉजिटिव है। उसकी एलएमई की इन्वेंटरी 16 साल के लोअर लेवल पे है। कल के दिन में जो भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स आए थे वो काफी इंकरेजिंग थी, जैसा कि मैंने पहले बताया। एंड जो $6 ट्रिलियन का जो बजट रखा गया है प्रपोजल यूएस में, ऑल दिस थिंग्स आर सपोर्टिव फॉर कॉपर मार्केट। सो यस, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी रखनी चाहिए। कॉपर जून बाय अराउंड 766, 763 इज अ स्टॉप लॉस एंड 772 इज टारगेट। बिल्कुल जिगर जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। तो क्लियरली बुलियन मार्केट, एनर्जी पैक और बेस मेटल्स में खरीदारी के मौके एक्शन आज कमोडिटी मार्केट्स में भी देखने को मिल सकता है। सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी की राय 72,100 के लेवल्स पर 72,500 के टारगेट्स को मानकर चले। 71,900 71,900 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। क्रूड खरीदारी कीजिएगा। घरेलू बाजार में जून कॉन्ट्रैक्ट 4,920 के लेवल्स पर 5,000 के टारगेट्स को माने, 4,880 का स्टॉप लॉस लगाइए। और वहीं कॉपर जून कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेगा 766 के लेवल्स पर 772 के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं। 763 का आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है एफआईआर का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले देखिए आईटीसी यहाँ पर नतीजे के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आती हुई देखिए। हालांकि कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किए ब्रोकरेज हाउस ने। मॉर्गन स्टैनली ने देखे तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 251 का दिया है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं 242 रुपये के लक्ष्य के लिए। सिर्फ एचएसबीसी ऐसे हैं जिन्होंने होल्ड की राय दी और लक्ष्य जो है 10 रुपये से काटा है। पहले 240 का था, अब 230 कर रहे हैं। और इन्होंने जो रेटिंग है वो भी घटाई है। पहले खरीदारी की राय दे रहे थे, अब होल्ड की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा गुजरात गैस यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। जेफरीज और मैक्वायरी ने जो है खरीदारी की राय दी है। जेफरीज ने न्यूट्रल की राय दी है। मैक्वायरी ने 620 रुपये का लक्ष्य दिया। जेफरीज मैक्वायरी दे रहे 500 रुपये का लक्ष्य। लेकिन खास रिपोर्ट रहेगी सीएलएसी की तरफ से, जहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को जो है माफ कीजिएगा, खरीदारी की राय को अब आउट परफॉर्म की रेटिंग में बदल दिया गया है। लक्ष्य दिया 570 रुपये का, पहले 510 रुपये का लक्ष्य था। तो गुजरात गैस इस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी होगी। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए।